हमारे नए और आलीशान शोरूम में जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने 1000 खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान 9226490271। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज 12 नवंबर पथराव मामले में 3 अफराद को मकामी कोर्ट ने जमानत दे दी, जिनमें रहमान शाह, मासूम शाह, इमरान रिजवी और मोइन अनीस मलिक के नाम शामिल हैं। मज़कूरा तीनों अफराद में से मोइन अनीस मलिक मुंबई में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी किया करता था और वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। 12 नवंबर को वो मुंबई वापस जाने के गरज से ट्रैवल्स पर टिकट की बुकिंग के लिए आया था और बुकिंग करने के बाद वो मिलन होटल पर चाय पीने की गरज से पहुंचा, जहां पुलिस ने शक की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास मोइन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। सीनियर वकील एडवोकेट वासिफ सर ने मोइन की कामयाब पैरवी की। इस ताल्लुक से हमने एडवोकेट वासिफ सर से तफसीली गुफ्तगू की। सर, आज ये जो बेल मंजूर हुई है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि कौन वो शख्स था जिसकी तकरीबन 4 महीने जेल की सोबत झेलने के बाद जो है वो आज रिहाई के अहकामात उसके मौसूल हुए हैं, और किस तरीके से आपने जो है अपना पक्ष रखा, किस तरीके से जज को जो है आपने मुतमईन किया और किस तरीके से जो है ज़मानत की राह जो है वो आसान हो पाई। देखिए, 12 नवंबर 2021 के मामले में मोइन अनीस मलिक को 2 CR में अटक हुई थी। CR नंबर 75/2021 और CR नंबर 74/2021। पहले उसको CR नंबर 75/2021 में अरेस्ट किया गया। उसमें उसके 3 दिन का PCR उन्होंने लिया। फिर बाद में उसका 75/2021 में उसका MCR हुआ। 75/2021 में उसका MCR होने के बाद सिटी पुलिस स्टेशन ने उसको फिर से दूसरे CR में यानी 74/2021 में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में पुलिस ने पूरी दोनों CR में तहकीकात की और CR नंबर 75/2021 में पुलिस को ऐसा समझ में आया कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए पुलिस ने 75/2021 में मोइन अनीस मलिक को 171 की रिपोर्ट दे के उसमें से उसको रिहा कर दिया। लेकिन उसके खिलाफ दूसरा CR पेंडिंग था 74/2021। उसमें पुलिस ने इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया कि इसके खिलाफ सबूत है। मोइन अनीस मलिक ने चार्जशीट के पहले मालेगांव शहर के कोई दूसरे वकील के मार्फत बेल एप्लीकेशन दाखिल किया था, लेकिन पहला बेल एप्लीकेशन जो मोइन अनीस मलिक ने चार्जशीट के पहले दाखिल किया था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि अभी तपास चालू है, तहकीकात चालू है, इसलिए बेल देते नहीं आता। उसके बाद पुलिस ने फिर तपास पूरा कर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, और चार्जशीट के बाद फिर मोइन अनीस मलिक, उसके वालिद साहब मेरे पास आए और फिर हमने चार्जशीट के बाद कोर्ट में दूसरा बेल एप्लीकेशन दाखिल किया। अभी इसकी सुनवाई 3-4 दिन पहले ही कोर्ट में हुई। उस टाइम कोर्ट में मैंने बहस करते टाइम कोर्ट को बताया कि कोर्ट को ये देखना है कि इसका रोल ये ऑफिस में क्या है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन में इसके खिलाफ सबूत कलेक्ट किया है। सबसे पहले कोर्ट को हमने ये बताया कि चार्जशीट में इसका मोइन अनीस मलिक का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसके नाम का उल्लेख नहीं है। फिर कोर्ट को हमने ये भी बताया कि पुलिस ने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी गवाहीदार लोगों के लिए है। वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी मोइन अनीस मलिक का नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका क्या रोल है इसका भी कोई जिक्र नहीं है। CCTV फुटेज में भी ये मोइन अनीस मलिक वो स्पॉट पे हाजिर था, ऐसा कहीं भी नहीं है। और इसको शक की बुनियाद पर पुलिसों ने इसको अरेस्ट किया है, क्योंकि हम मोइन अनीस मलिक को 12 नवंबर 2021 को बम्बई जाना था। वो बम्बई में उसके नानी के साथ रहता है और वैकेशन में वो उसके पेरेंट्स को मिलने के लिए मालेगांव आया था।
और सना ट्रैवल का वो जो ऑफिस है वहाँ पर वो टिकट बुकिंग करने के लिए आया था। टिकट बुक करके उसने वहाँ से वो मिलन जो होटल है वहाँ पर वो चाय पीने के लिए बैठा था और वहाँ से वो उसके घर के लिए जा रहा था। तो पुलिस ने 7:45 को रात में उसको शक की बुनियाद पर अटक कर दिया। कोर्ट को हमने ये बताया कि ये 4 महीने से जेल में है, पुलिस इसके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। ये 4 महीने से जेल में रहने के वजह से इसकी नौकरी भी चली गई है और इसको आगे का एजुकेशन भी लेना था, लेकिन ये जेल में रहने की वजह से इसको FIBA की एग्ज़ाम को भी बैठते नहीं आया है। रज़ा एकेडमी का ये मेंबर भी नहीं है और ये रैली में हाजिर भी नहीं था। ये सिर्फ चाय पीने के लिए मिलन होटल में बैठा था। इस बुनियाद पर पुलिस ने इसको शक की बुनियाद पर अरेस्ट किया है। इसके खिलाफ पहले भी कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, कोई केसेस इसके खिलाफ पेंडिंग नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं रहने की वजह से इसको शक की बुनियाद पर अरेस्ट करने की वजह से इसका जामीन मंजूर करना चाहिए। कोर्ट ने जो मेरी बहस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको 15,000 रुपये की जामीन पे इसको रिहा करने का आदेश किया है, ऑर्डर किया है। अच्छा, आगे अब जो प्रक्रिया बच्चे जो है बंद हैं, जेल की सोबतें झेल रहे हैं, उनके लिए आगे की राहें अब कितनी हमवार लगती है? क्योंकि 4 महीने का एक लंबा अरसा जो है वो जेल में गुजार चुके हैं और तकरीबन मामला अब यही आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ में जो है पुलिस के पास कोई ठोस या पुख्ता सबूत नहीं है, मगर फिर भी जो उनको बेजा जेल के में घुसा हुआ है, बेजा जेल में रखा हुआ है। तो आगे की राहें किस तरीके से हमवार और किस ग्राउंड पे अब जो है आप लोग आगे के जो भी केसेस हैं वो लड़ेंगे या लोग आपसे राब्ता कायम करेंगे, तो किस ग्राउंड पे आप जो है अपना पक्ष रखेंगे? पर देखो, अभी जब हम लोग बेल एप्लीकेशन की जब के ऊपर बहस करते हैं तो सबसे पहले हमको पुलिस के जो पेपर्स रहते हैं, यानी जो चार्जशीट के जो पेपर्स रहते हैं वो हमको देखना पड़ता है। चार्जशीट के पेपर में पुलिसों ने इनके खिलाफ क्या पुरावा इकट्ठा किया है, क्या पुरावा कलेक्ट किया है, ये सब देखना पड़ता है। अभी मैं जो स्टडी किया था मोइन अनीस मलिक का, उसका मैं सिर्फ स्टडी करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इसके खिलाफ तो कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अभी बाकी के जो आरोपी जो रहेंगे उनके खिलाफ पुलिसों ने क्या एविडेंस कलेक्ट किया है ये सब देखना पड़ेगा, उनका क्या रोल है वो देखना पड़ेगा। अगर उनका भी कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि पुलिसों का ऐसा कहना है कि कुछ आरोपी लोगों ने पुलिसों को मारठोक की, उसमें एक आरोपी ने पुलिस को लोखंड के डंडे से मारा, कुछ आरोपी लोगों ने पथराव किए, तो उनका किसका रोल पुलिस ने चार्जशीट में बताया है वो देखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने दुकानें तोड़ी, कुछ लोगों ने पथराव किया, तो ये किस पे ये आरोप पुलिसों ने रखा है और उसके बारे में पुलिसों ने क्या एविडेंस कलेक्ट किया है वो देख के बहस करना पड़ेगी सब। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो इस तरीके से आप कामयाबी से पैरवी करेंगे और आने वाले दिनों में और भी बच्चों को जो है रिहाई। देखिए, जब भी कोई मॉब का मैटर रहता है 400, 500, 300, तो ये मैटर में बहुत सारे शक के बुनियाद पे आरोपी अटक हो जाते हैं। जो 1-2 आरोपी रहते हैं तो वहाँ पे पुलिस लोग एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जहाँ पे आरोपी की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे शक की बुनियाद पे ज़्यादा लोगों को अरेस्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह अभी हम बाकी के लोगों का भी स्टडी करेंगे। अगर उनके खिलाफ भी पुलिस ने कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं किया होगा, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होगा, पुलिस का कहना ऐसा है कि हमने कुछ CCTV फुटेज कलेक्ट किए, लेकिन वो CCTV फुटेज में भी देखना है कि खाली कोई खड़ा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो रैली में उसने पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पथराव किया है। तो ये CCTV फुटेज में भी ये देखना है कि उसका रोल क्या है। ये सब देख कर हम बाकी के लोगों की भी पैरवी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, महज शक की बुनियाद पर 4 महीना बच्चों को जेल में ठोस देना कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, आज तो पुलिस ने जब पहले जो इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट के पहले जो अरेस्ट किया तो उस वक्त हमारे पास भी पेपर आते नहीं। हम लोग को पेपर कब मिलते हैं
जब तपास पूरा हो जाता है और जब चार्जशीट के पेपर हमारे हाथ में आते हैं, जब हमको मालूम पड़ता है कि पुलिस ने किसके खिलाफ क्या एविडेंस कलेक्ट किया है। और जब शुरू में नॉर्मली कोर्ट भी ये देखती है कि अभी तपास चालू है, तहकीकात चालू है, पुलिस को उनका एविडेंस कलेक्ट करने दो, इसलिए शुरू में नॉर्मली पे कोर्ट जल्दी बेल देती नहीं है, क्योंकि अब 307 का भी ऑफेंस इसमें लगा है। अभी चार्जशीट आ गई है, चार्जशीट देखकर हम कोर्ट को बता सकते हैं कि किसके खिलाफ क्या एविडेंस है और किसको शक की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।